हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था किस तरीके से अरब और तुर्क के लोग भारत पर आए थे और उन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन उनके एजेंडाज क्लियर थे। उनको इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, उनको बहुत ज़्यादा मनी जो है पैसे जो है वो लूट कर ले जाने थे। मतलब उनकी मंशा ऐसी कभी नहीं रही थी कि बहुत ज़्यादा एम्पायर को यहाँ पर बिल्ड करना है। लेकिन मोहम्मद गौरी जब आते हैं तो यहाँ पर दिल्ली, लाहौर, भटिंडा तक वो आक्रमण करते हैं और अपने पूरी टेरिटरी को बनाते हैं। और वहीं पर होता है तराइन का बैटल पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। फर्स्ट बैटल में तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो कि 1192 में होती है, वहां पर पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। मतलब उस तरीके से यहाँ पर अब एम्पायर बढ़ने की शुरुआत होती है। मतलब बैटल ऑफ तराइन ही है जो डिसीजन देता है हमको कि यहाँ से मुगलों की शुरुआत भारत में हो रही है। अब ये आप मुगल सल्तनत से लिंक मत करना, क्योंकि ये लोग भी तो मुगल है। मुगल मतलब जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो इस्लाम की शुरुआत आप ऐसे समझिए बैटल ऑफ तराइन से हो रही है। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी जब लौट रहे हैं तो रास्ते में उनकी डेथ हो जा रही है और उनके 3 सेनापति हैं। उनमें से एक सेनापति का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, और वही कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेगा। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर बेसिकली 5 डायनेस्टी या 5 राजवंश आते हैं, जिनमें से पहला होता है स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। उसको आज हमें डिस्कस करना है। तो दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चलेगी? 1206 से लेके 1526 तक जो है वो दिल्ली सल्तनत होगी, और 1526 के बाद बाबर आ जाते हैं और मुगल सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत हमको पढ़नी है, जिसके बाद हमारी मीडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, राइट। तो दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से 1526 तक है, और उसमें पहला जो डायनेस्टी है वो स्लेव डायनेस्टी है, जो कि 1206 से 1290 तक है। 1206 से 1290 तक है। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत जैसे कि मैंने कहा 5 डायनेस्टी से मिलकर बनी है। सबसे पहले है स्लेव डायनेस्टी, जिसको इलबरी डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, गुलाम वंश। ठीक है, दूसरी आती है खिलजी। खिलजी के बाद सबसे लंबे समय तक के लिए आते हैं तुगलक। तुगलक के बाद सबसे कम समय के लिए सैयद, और सैयद के बाद 5वें नंबर पे आती है लोधी। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोधी, इन 5 राजवंशों से मिलकर बनी हुई है दिल्ली सल्तनत, और यही हमें पढ़नी है। तो आज के टॉपिक में केवल और केवल एक ही डायनेस्टी हो पाएगी, क्योंकि अब इतना सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो आज हम केवल और केवल इलबरी डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। बात क्लियर है? तो अब इसमें आपको मैंने यहाँ पर एक समरी आपके लिए बनाई है कि ये देखो, मामलुक डायनेस्टी, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। तो आपको क्या क्या पता चल गया कि स्लेव डायनेस्टी भी वही है, इलबरी डायनेस्टी भी वही है और मामलुक डायनेस्टी भी वही है। अब ये होता क्या है? देखो, स्लेव और मामलुक में अंतर होता है। स्लेव मतलब दास, ठीक है ना। उस समय दास प्रथा प्रचलन में थी। अमीरों को, जो दासों को बेच दिया जाता था, है ना। तो दास जो मतलब जन्म से ही दास हो, मतलब पेरेंट्स भी दास थे, स्लेव थे, और बच्चा भी स्लेव है, उसके बच्चा भी स्लेव है, मतलब बस परंपरा चली आ रही है, वो कहलाते हैं स्लेव। ठीक है, तो बहुत से इतिहासकार जो होते हैं इसे स्लेव डायनेस्टी मानने से मना करते हैं, क्योंकि जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक या कोई दूसरे रूलर है, तो वो जन्म से ही थोड़ी ना स्लेव है ना। दूसरा होता है मामलुक, मतलब जो कि इंडिपेंडेंट पेरेंट के चाइल्ड हैं, लेकिन वो स्लेव बन गए हैं। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें, तो वो इंडिपेंडेंट पेरेंट्स का चाइल्ड था, लेकिन वो स्लेव बन गया। तो ये होती है मामलुक डायनेस्टी, मतलब इंडिपेंडेंट पेरेंट के बच्चे जो कि जन्म से ही दास नहीं है, बाद में दास बन गए हैं। ठीक है, इसलिए इसको स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं और मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। इसको इलवरी डायनेस्टी कहते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि इस डायनेस्टी में जो गुलाम वंश में जितने भी राजा हैं वो इलबरी तुर्क थे, लेकिन ऐसा भी सही नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इलबरी तुर्क नहीं था, लेकिन और भी राजा जो है जैसे कि बलबन या फिर इल्तमश, वो सभी इलबरी तुर्क थे, इसलिए इसको इलबरी डायनेस्टी भी बोला जाता है। तो तीनों नाम इसी के हैं, स्लेव, मामलुक और इलबरी डायनेस्टी। तो आप देख सकते हैं ये पूरा रीजन है, दिल्ली लाहौर वाला ये पूरा रीजन है। फिर जब खिलजी आते हैं तो अपने एरिया को एक्सपांड करते हैं। फिर तुगलक के एरिया को देखिए आप, तुगलक डायनेस्टी ने भारत में सबसे लंबे समय तक रूल किया है दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज में, और अब तुगलक डायनेस्टी देखिए पूरा साउथ इंडिया तक ये पहुंच चुकी है। फिर लोधी डायनेस्टी है। ठीक है, लोधी डायनेस्टी के बाद आपको पता है बाबर आ जाते हैं, मतलब मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है, राइट।
अब यहाँ पर हमें जो बात करनी है वो गुलाम वंश के बारे में बात करनी है, और ये गुलाम वंश के इंपॉर्टेंट लीडर है जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा इनमें से बताओ कौन स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड नहीं है। तो आपको इन राजाओं के एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक जानकारी होनी चाहिए कि कौन से राजा स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान पहली और आखिरी फीमेल जो थी मुगल बादशाह, बलबन और नसीरुद्दीन मोहम्मद। देखिए ये पूरे राजाओं के नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, फिर बहरम, अलाउद्दीन, मसूद खान शाह, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लोग, और बलबन, और लास्ट में कैकुबाद। ठीक है, तो ये कुछ राजा है, एक एक करके हम बात करना शुरू करते हैं। पीडीएफ आपको परचम के एप्लीकेशन से मिल जाएगी, आप वहाँ से पीडीएफ को आसानी से ले सकते हैं। वीडियो के लास्ट में ऑब्वियसली एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर हमको कमेंट सेक्शन में चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है, अब मामलुक कौन है? मामलुक का मतलब होता है स्वयं, मतलब जो जन्म से ही दास नहीं थे, जो इंडिपेंडेंट पेरेंट्स के चाइल्ड थे, लेकिन बाद में उन्हें किसी अमीर को बेच दिया गया और वो स्लेव बन गए, वो दास बन गए, वो लोग मामलुक कहलाते हैं। और स्लेव वो कहलाते हैं जो बचपन से ही स्लेव थे। ठीक है, मामलुक की शुरुआत है, मामलुक डायनेस्टी की वर्ड कहाँ से आता है? तो इस्लामिक एम्पायर ऑफ अब्बासिद खलीफा। आपको पता है ना, तुर्की में खलीफा होते थे, मुस्लिमों के हेड होते थे खलीफा, वहीं से उन्होंने इस शब्द को इजाद किया था जिसका नाम था मामलुक। मामलुक का बेसिकली मिलिट्रिकल और पॉलिटिकल जो सपोर्ट आप देखते हो वो इराक, ईरान, इंडिया, इजिप्ट में देखने को मिलता है। यहाँ पे वो बच्चों को बेचा करते थे, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दिया करते थे, मिलिट्री में भेजा करते थे, और फिर किसी राजा को दे दिया करते थे, और राजा के दरबार में वो अच्छे पदों पे हुआ करते थे, वो लोग मामलुक कहलाते हैं। ठीक है ना, ज्यादातर सेनापति या कमांडर की पोस्ट पे होते थे। आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक भी कमांडर की पोस्ट पर ही था। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो टर्की का था, उसके माता पिता भी टर्की के थे। ठीक है, इसको ही फाउंडर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, इसने ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी। लेकिन इसने अपनी कैपिटल दिल्ली को नहीं बनाया, इसकी कैपिटल क्या थी? लाहौर थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल क्या थी? लाहौर थी। तो दिल्ली सल्तनत की कैपिटल दिल्ली कौन लेकर आया? तो इल्तुतमिश लेकर आया, इसलिए इल्तुतमिश को एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत के फाउंडर कौन है, तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन अगर प्रश्न में लिखा हो एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इल्तुतमिश हो जाएगा, क्योंकि इल्तुतमिश ही है जो लाहौर से कैपिटल को दिल्ली लेकर आए थे। बात समझ में आई? अब कुतुबुद्दीन ऐबक को पहले तो बेचा जाएगा। तो किसे बेचा गया? एक व्यापारी थे जिनका नाम था काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी। इनको इनके पेरेंट्स ने, जो भी कंडीशन रही होगी, दासों को पहले मतलब बच्चों को किडनैप करके भी दास बना दिया जाता था। ठीक है, आप लोग ने वो मूवी देखी होगी शायद, द एम्परर, तो वहाँ पे भी आप दास सिस्टम को वहाँ पे भी समझ पाएंगे, वहाँ पे दिखाया गया है ये चीज़। तो इनको बेच दिया गया एक व्यापारी को। किसने बेच दिया? फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने। और इसी कूफी से जो है वो मोहम्मद गौरी ने इसे खरीद लिया। तो मोहम्मद गौरी के स्लेव कौन बन गए? कुतुबुद्दीन ऐबक जी बन गए। और कुतुबुद्दीन ऐबक जी को मिलिट्री की ट्रेनिंग दी गई, और उसके बाद इनको अपनी सेना में शामिल कर लिया गया। ठीक है, इसके बाद इनको इनकी सेना मतलब सेना में मोहम्मद गौरी की शामिल कर लिया गया। मोहम्मद गौरी ने इनको आमिर अखूर बना दिया। आमिर अखूर क्या होता है? जो अस्तबल होते हैं, जहाँ पे घोड़े बंधे होते हैं लड़ाई के लिए, उसको देख रेख करने का जो जिम्मा होता है वो अमीर अखूर कहलाता है। तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उसके कामों को देखकर खुश होकर जो है वो अस्तबल का जो है अमीर खसूर या फिर अखूर या फिर अध्यक्ष इसको अपॉइंट कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे मोहम्मद गौरी के 3 इंपॉर्टेंट कमांडर थे, जिनमें से एक मोहम्मद ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे, दूसरे आपके कुबाचा थे, और तीसरे जो थे यल्दोस थे। ठीक है, तो अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जब उसने मदद की मोहम्मद गौरी की दिल्ली को हड़पने में, दिल्ली पे कब्जा करने में, तो दिल्ली, आगरा, मेरठ, ये लाहौर, ये पूरा रीजन किसके अंडर में आ गया मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद? कुतुबुद्दीन ऐबक। जबकि सिंध विंध का जो रीजन था वो यल्दोज और कुवाचा को मिल गया। अब गया जो आपका मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक थे, वो किसी के साथ भी कोई लड़ाई नहीं करना चाहते थे, और लड़ाई ना करना चाहना तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप उनसे एक फैमिली रिलेशन बना लो, या तो अपनी बेटी की शादी कर लो या उनकी बेटी की शादी कर लो, ऐसा कुछ मतलब आप फैमिली रिलेशन बना लो तो सब सेट हो जाता है मामला। तो वैसे ही इन्होंने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एल्दोस की जो डॉटर थी उससे खुद ने शादी कर ली, और अपनी डॉटर की शादी
जो है सॉरी अपनी बहन की शादी जो है वो कुबाचा से करवा दी। तो इस तरीके से एक फैमिली टर्म बन गए जिससे बिल्कुल भी डिस्प्यूट ना हो, सब अपनी अपनी टेरिटरी में आसानी से काम करते रहें। तो ये बहुत अच्छा कूटनीतिक, एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन की यही खास बात होती है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के कामों को देखकर मोहम्मद गौरी ने इनको एक टाइटल दिया था जिसको कहते हैं मलिक। तो मलिक की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दी थी? तो मोहम्मद गौरी ने दी थी। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो है वो मोहम्मद गौरी के जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक करते, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को हमेशा दास ही मानते, वो कभी सुल्तान नहीं कहते अपने आप को, मलिक के टाइटल के साथ ही काम करते हैं, ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाते हैं। मतलब एक तरीके से मोहम्मद गौरी के अंडर ही वो, उनके मरने के बाद भी एक तरीके से उनके अंडर ही काम कर रहे हैं। और कैपिटल भी इन्होंने दिल्ली नहीं बनाई, कैपिटल भी कहाँ से रखी? लाहौर से। ठीक है, और बहुत ज़्यादा दानी टाइप के व्यक्ति थे, बहुत पैसा दान किया करते थे, इसलिए इनको लाख बख्श भी कहा जाता है। तो किसे लाख बख्श कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे दान दिए, लेकिन कभी वो सुल्तान की पदवी धारण नहीं की, स्लेव की तरह ही मलिक की टाइटल धारण करके ही वो काम करते रहे। फिर होता क्या है, एक दिन ये चौगान खेल रहे होते, चौगान का मतलब होता है हॉर्स पोलो, और इससे गिरकर उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इनसे गिरकर डेथ हो जाती है, मतलब 1206 में गद्दी पे बैठे थे और 1210 पे इनकी डेथ हो गई, तो लगभग 4 साल ही ये रूल कर पाए। ठीक है, उनकी जब डेथ हो जाती है तो इनका एक अयोग्य, एक मतलब एकदम नालायक टाइप का बेटा होता है जिसका नाम होता है आराम शाह, वो गद्दी पे बैठता है। जब आराम शाह गद्दी पे बैठता है तो इसकी जो पॉलिटिकल पॉलिसीज होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो बहुत ही घटिया होता है और जनता काफ़ी नाराज़ हो गई है। तो पूरे के पूरे जो सल्तनत है वहाँ पे असंतोष है कि नहीं यार, ऐसा राजा तो नहीं चलेगा, राजा होना तो चाहिए जो अच्छा होना चाहिए। तो आराम शाह केवल और केवल 8 मंथ के लिए गद्दी पर बैठते हैं। और यहाँ पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने अपनी डॉटर की शादी एक तुर्की के स्लेव इल्तमश से करा दी थी। तो इल्तमश जो है वो सन इन लॉ है किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो 8 मंथ आराम शाह गद्दी पे बैठते हैं, उसके बाद इल्तमश को बुलाया जाता है और इल्तमश आराम शाह को हराकर खुद दिल्ली के सुल्तान बन के बैठ जाते हैं। तो एक्चुअल फाउंडर दिल्ली का कौन है? इल्तमश है। तो आइए हम देखते हैं इल्तमश के बारे में, लेकिन उसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में 4 और छोटी छोटी सी बातें। पहली बात, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, हालांकि ये काम पूरा हो नहीं पाया था। फिर इल्तमश ने इसका कंस्ट्रक्शन पूरा कराया। कुतुब मीनार अगर पूछा जाए कंस्ट्रक्शन पूरा किसने कराया, तो इल्तमश ने। किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में बनवाया? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, आप इनको देख सकते हैं, ये है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाया और उनकी डेथ हो गई। उनके अधूरे काम को किसने पूरा किया? तो इल्तमश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया। और ये तो आपकी यूनेस्को की साइट भी है, इसलिए इसके बारे में तो पता होना चाहिए। और क्या किया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और क्वात उल इस्लाम, ये संस्कृत यूनिवर्सिटी थी, उसको तोड़कर क्वात उल इस्लाम करके जो मस्जिद है, वो भी मॉन्यूमेंट जो है वो भी किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। ओके, चलो अब आ जाते हैं इल्तमश। 1211 से 1236 तक ये गद्दी पर रहे, काफ़ी कुशल राजा थे, काफ़ी अच्छा काम किया, और ये इल्बरी तुर्क थे, इसलिए इस डायनेस्टी को इल्बरी डायनेस्टी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, ये जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ मतलब दामाद थे। और होता क्या था, जैसे कि मैं एक सैनिक हूँ और मैं अच्छा काम कर रही हूँ, तो सैनिकों को क्या दिया जाता है? सैलरी दी जाती है, राइट। तो यहाँ पर सैलरी जैसा सिस्टम नहीं था, ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा उसको दे दिया जाता था, आप उस पर खेती बाड़ी करो और जो भी अर्निंग है वो आपकी है ना। तो इसको बोलते थे इक्ता सिस्टम। तो ये ग्वालियर के इक्तादार थे। कौन थे ये? ग्वालियर के इक्तादार थे। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है और आराम बख्श या आराम शाह गद्दी पर बैठते, जनता बड़ी नाखुश है, तो इसलिए फिर इल्तमश को इनविटेशन भेजा जाता है कि आप आइए और दिल्ली की सल्तनत को संभालिए। तो इल्तमश आते हैं, आराम बख्श को हराते हैं और 1211 में खुद दिल्ली के सुल्तान बन जाते हैं। लेकिन देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ऑलरेडी स्लेव था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव कौन है? इल्तमश। तो स्लेव का स्लेव, गुलाम का गुलाम है इल्तमश।
तो गुलाम के गुलाम को लोगों ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, हम नहीं मानते इनको, हम नहीं मानते। तो बहुत बड़ा चैलेंज अब जो है वो इल्तमश के सामने है। पहली चीज़ तो क्योंकि लोग नाखुश हैं, जो अमीर वर्ग था, अमीर जो थे वो कहते थे कि दास का दास, हम इसको अपना राजा नहीं मानते, तो राजा मानने से मना कर रहे हैं लोग, पहली चीज़। दूसरी बात, अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो लाख बख्श थे, लाखों का दान कर दिया, पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट का कचरा कर दिया, रेवेन्यू खाली हो चुका है। अगर आपको अच्छे काम करने हैं, वेलफेयर के काम करने हैं, तो पैसा तो लगेगा, पैसा ही नहीं है। का ही अच्छा काम करोगे तो आपको टकसाल, मतलब जो मिंटिंग और प्रिंटिंग प्रेसेस होती हैं वो आपको बनानी पड़ेंगी और सिक्के बनवाने पड़ेंगे। तो बिल्कुल अब देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या काम किया। तो सबसे पहले इन्होंने अमीरों को खुश करने के लिए 40 जो अमीर वर्ग के लोग थे उनका एक ग्रुप बनाया, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल राय जाननी होती थी, सजेशन लेना होता था, तो इस ग्रुप से लिया जाता था। इस ग्रुप को चहलगानी कहा जाता था। तो 40 लोगों का एक ग्रुप जिसको चहलगानी कहते थे, इसकी शुरुआत किसने करी है? इल्तमश ने की है। ठीक है, इल्तमश के समय ही चंगेज खान का हमला होता है। ठीक है, चंगेज खान का सेंट्रल एशिया के आसपास का जो रीजन है, सिंध अफगानिस्तान के आसपास का जो रीजन है, तो सेंट्रल एशिया में चंगेज खान का हमला भी जो होता है वो इल्तमश के समय होता है। लेकिन वो चंगेज खान जो है वो भारत पर हमला उस समय नहीं करते हैं। इसके बाद अब काफ़ी सारे ये काम करना शुरू करते हैं, सभी धर्मों को अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो जो तुर्की के खलीफा हैं, बगदाद के जो खलीफा हैं, इल्तमश को बुलाते हैं और इल्तमश को जो है सुल्तान आज़म का टाइटल देते हैं। ठीक है ना, 1229 में सुल्तान आज़म का टाइटल जो है वो खलीफा के द्वारा दिया जाता है। तो मतलब खलीफा ने हमें सुल्तान मान लिया, तो अब जनता क्या चीज़ है, जनता तो मानेगी। तो पहले दिल्ली सल्तनत के वैलिड सुल्तान कौन बनते हैं? इल्तमश बनते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के पहले वैध सुल्तान जो है वो इल्तमश है, और इन्होंने ही अपनी कैपिटल जो है वो लाहौर से शिफ्ट कर दी। कहाँ पर? दिल्ली को शिफ्ट कर दिया। ये वही व्यक्ति जिन्होंने इक्ता सिस्टम की शुरुआत भी की थी। ठीक है, इक्ता सिस्टम समझ गए ना, कि एक छोटा सा टुकड़ा सैनिकों को वेतन ना देके वो टुकड़ा दे दिया जाता था खेतीबाड़ी करने के लिए। ठीक है, इक्ता सिस्टम की शुरुआत की। साथ ही साथ पहले बार पूरे शुद्ध अरबी सिक्के भी इल्तमश ने चलवाए, क्योंकि इसके पहले देखा था एक तरफ अरबी भाषा होती थी, दूसरी तरफ संस्कृत है, या फिर लक्ष्मी जी की फोटो बनी है, मतलब पूरी तरीके से अरबी लैंग्वेज में सिक्के नहीं थे। तो इल्तमश पहला तुर्की सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। इसने जीतल, कॉपर का जीतल होता था और चांदी का टका होता था। तो टका और जीतल, इसने, इसकी करेंसी का नाम क्या था? टका, चांदी का, तांबे का जीतल इसने शुरू करवाया। और जो सिक्के थे, अब सिक्के में जो लिखा है वो तो मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, लेकिन जो बुक्स कहती हैं उसमें ये लिखा है, इसने अपने आप को खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव बताया। सिक्कों में उसने लिखवाया कि मैं खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इसलिए सुल्तान भगवान के समान ही है। ठीक है, ये सारी बातें इसने की। इसका जो लास्ट अभियान होता है वो बामियान अभियान होता है। बामियान कैंपेन पे ये इल्तमश जाता है, और उसके बाद इसकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब इतनी बिगड़ जाती है कि इसकी डेथ हो जाती है। तो 30 अप्रैल 1236 में इल्तमश की डेथ हो जाती है। ठीक है, इल्तमश मरने से पहले घोषणा करता है कि मेरे मरने के बाद जो है वो मेरी बेटी रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठेंगी। लेकिन इल्तमश तो मर जाते हैं। तो जब इल्तमश मर जाते हैं तो कोई भी मतलब किसी लड़की के अंडर काम नहीं करना चाहता था उस समय। ठीक है ना, ईगो हर्ट हो जाता है ना, मतलब किसी भी, अगर बेटा है तो फिर बेटी गद्दी पे नहीं बैठ सकती। तो यहाँ पर विद्रोह हो जाता है, और जो इल्तमश का एक घटिया सा, एक नालायक सा जो बेटा होता है वो गद्दी पे बैठ जाता है। अभी हम देखेंगे। अच्छा, इल्तमश के बारे में एक अंतिम बात, ये इसने दुआब के आर्थिक महत्व को समझा और उसमें सुधार किया। अच्छा देखो, अब जैसे कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बारिश 50 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर तक होती है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होगा, और वहाँ के लोगों से अगर मैं ज़्यादा टैक्स लूँगी तो इनजस्टिस हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे बारिश अच्छी होती है, मिट्टी अच्छी है, तो उन लोगों से हम टैक्स भी ज़्यादा वसूल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो ज़मीन के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग इल्तमश ने टैक्सेशन सिस्टम को अप्लाई किया। जो दुआब का रीज़न है, दुआब क्या होता है? दो नदियाँ जो होती है, दो रिवर फ्लो हो रही हैं, और दोनों नदियाँ अपने साथ मिट्टी को बहाकर लेकर आ रही हैं। नदियाँ अपने साथ जिस मिट्टी को बहाकर लेकर आती हैं उसे एल्यूबल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, और सबसे अधिक फर्टाइल होती है। तो एक रिवर ये बह रही है, दूसरी रिवर ये बह रही है, और अपने साथ जिस मिट्टी को बहाकर लेकर आई है वो मिट्टी यहाँ पर सेट हो गई। तो दो नदियों के बीच की जो मिट्टी का रीजन होता है उसको दोआब एरिया कहते हैं।
बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है तो प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो दुआब के रीजन को इसने समझा और यहाँ पे उस तरीके से टैक्सेस को लगाया। तो पहला ऐसा सुल्तान था जिसने दुआब के इंपॉर्टेंस को यहाँ पर समझा था। ठीक है। अच्छा, इल्तुतमिश ने क्या किया? तो इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद बनवाई। ठीक है, बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण कराया और गेट ऑफ अतरकिन नागपुर में इसे बिल्ड करवाया। दिल्ली में एक स्कूल भी इसने ओपन करवाया। इल्तुतमिश का मकबरा जो है वो कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। अब जब इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये है शाह तुर्कन, एक तुर्की दासी थी जो कि इल्तुतमिश के साथ रहा करती थी और इल्तुतमिश की मतलब वाइफ तो नहीं बोलेंगे, मतलब आप समझ जाओ, इल्तुतमिश के साथ रहा करती थी ये शाह तुर्कन। तो शाह तुर्कन और इल्तुतमिश का एक बेटा था जिसका नाम था रुकुद्दीन फिरोज शाह। काफ़ी अयोग्य शासक था, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, उसको पॉलिटिकल समझ नहीं थी और उस पर कंट्रोल किसका था? शाह तुर्कन का। और शाह तुर्कन बहुत ही ज़्यादा क्लेवर माइंड की, बहुत ज़्यादा क्रूर थी। चलो, तो रुकुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठाल देती हैं शाह तुर्कन और ये जो है वो अगले दिल्ली सल्तनत के राजा बन जाते हैं। अगली दिल्ली सल्तनत के राजा कौन बन गए? रुकुद्दीन फिरोज शाह। लेकिन इनकी पॉलिसी से जनता बहुत नाखुश है और जनता रिवॉल्ट कर देती है। और जनता के रिवॉल्ट करने के बाद पहली बार ऐसा इतिहास में होता है कि पब्लिक ओपिनियन से जनमत संग्रह करा के दिल्ली का सुल्तान चुना जाता है और दिल्ली की सुल्तान चुनी जाती है रजिया सुल्तान। तो रुकुद्दीन फिरोज शाह के बाद गद्दी पे कौन बैठती है? रजिया सुल्तान बैठती हैं। रजिया सुल्तान की बस एक ही गलती थी कि वो लड़की थी। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेनपूल अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि रजिया सुल्तान में वो सारी क्वालिटी होती हैं जो एक किंग में होती हैं, लेकिन अगर वो लड़की नहीं होती, अगर वो फीमेल नहीं होती तो महान महान राजाओं में उनका नाम भी शामिल होता। ऐसा लेनपूल लिखते हैं अपनी बुक में। चलो, रजिया सुल्तान जो है वो फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमन थी जिन्होंने दिल्ली पर राज किया। रजिया को रजिया अल दिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब रजिया गद्दी पर बैठती हैं। एकदम पहले तो इन्होंने ऐसा हिजाब विजाब पहनना बंद किया, एकदम कोट और टोपी वगैरह पहनकर ये आती थी दरबार में। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, अब उस समय जो भटिंडा के गवर्नर थे उन्होंने रजिया सुल्तान को पसंद नहीं किया कि ऐसे कैसे किसी फीमेल को सल्तनत बना दी, तो उन्होंने रिवॉल्ट किया। तो सबसे अच्छी कूटनीति मैंने बताया, ये शादी कर लो। ठीक है, तो उन्होंने जो गवर्नर थे भटिंडा के, उनसे इन्होंने क्या कर लिया? निकाह कर लिया, शादी कर ली, जिससे अब उनका रिवॉल्ट भी शांत हो जाए। ठीक है ना, और एक सपोर्ट भी मिलना शुरू हो जाए। तो बिल्कुल इन्होंने जो गवर्नर थे भटिंडा के, उनका नाम क्या था? अल्तुनिया। तो अल्तुनिया के साथ इन्होंने क्या कर लिया? निकाह कर लिया। ठीक। इसके बाद जब ये दिल्ली सल्तनत से मतलब अपने दिल्ली से बाहर जाती हैं विजिट करने के लिए, तो इनका भाई और कुछ लोग कहते हैं कि इनका हस्बैंड, दोनों मिले हुए थे। अब एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, लेकिन जहाँ तक बुक में यही लिखा है कि इनका भाई और इनका जो हस्बैंड था, इनफैक्ट बलबन, अभी हम आगे बात करेंगे, तो बलबन भी इन्हें पसंद उतना नहीं करता था। तो ये सब इन सब लोगों ने मिलके रजिया सुल्तान को मरवा दिया। तो रजिया सुल्तान की डेथ हो गई और रजिया सुल्तान के बाद मुजुद्दीन बहरम शाह जो है वो अगले उत्तराधिकारी बन गए और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गए। ठीक है, अब ये जो 40 लोगों का ग्रुप था जिसको आपने चहलगानी कहा है, जो कि इल्तुतमिश ने बनवाया था, उस चहलगानी ग्रुप में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बलबन। तो बलबन क्या करता है? बलबन अपने फायदे के लिए मुजुद्दीन बहरम को गद्दी से हटा देता है, मरवा देता है और उसकी जगह गद्दी पे किसे बिठालता है? नसीरुद्दीन महमूद को। तो अब ये तो किंग मेकर की तरह हो गया ना, कि अगर आपने किसी को राजा बनाया है तो आपकी एडवाइस से ही वही काम करेगा। तो एक तरीके से पूरा का पूरा जो कंट्रोल था वो बलबन का ही था नसीरुद्दीन महमूद के ऊपर। और कुछ समय बाद नसीरुद्दीन महमूद जो है वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और बलबन जो है वो दिल्ली सल्तनत के 9वें और बहुत ही पावरफुल सुल्तान बन जाते हैं। तो ये बलबन कौन है? चहलगानी जो 40 लोगों का ग्रुप था उसके ही मेंबर है। तो बलबन समझ चुके हैं कि जो 40 लोगों का ग्रुप है उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो राज्य के अंदर की सारी खुफिया इन्फॉर्मेशन भी रखते हैं। तो इसलिए क्या काम करते हैं? इस चहलगानी सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं। तो इल्तुतमिश के चहलगानी सिस्टम को बलबन ने ख़त्म कर दिया। ठीक है। अच्छा, नसीरुद्दीन को जो है बलबन ने राजा बनाया था, इसलिए खुश होकर नसीरुद्दीन ने उलूग खां का टाइटल जो है वो बलबन को दिया था। ठीक है, तो बलबन को उलूग खां का टाइटल किसने दिया था? नसीरुद्दीन महमूद ने दिया था। इन्होंने चहलगानी सिस्टम को खत्म करा। साथ ही साथ इल्तुतमिश के बाद ये दूसरे इलबरी तुर्क थे। तो पूरे दिल्ली सल्तनत में जो अपन स्लेव डायनेस्टी पढ़ रहे हैं उसमें एक तो इल्तुतमिश हो गए, दूसरे बलबन हो गए जो कि इलबरी तुर्क है, और ये मामलुक डायनेस्टी के 9वें नंबर के सुल्तान बन जाते हैं।
अब इनकी पॉलिसी क्या है, इन्होंने सोचा कि पहली चीज़ तो मुझे जनता के साथ, जो भी पब्लिक है उनके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। तो जैसे ही राजा बनते जनता के साथ मिलना छोड़ देते हैं, पहली चीज़ें करते हैं। दूसरी बात ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लेकर आते हैं, रक्त और लोह की नीति लेकर आते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया है तो उसको बहुत ही मतलब जो दंड, क्रूर दंड दिया जाता था, बहुत ही निर्दयी होता था ये बलबन। तो इसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है अपनी स्टेट में शुरू कर दी। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने ईरानी कल्चर को फॉलो करना शुरू किया। इन्होंने अपनी दरबार में सिजदा और पैबोस रूल फॉलो किया। सिजदा मतलब आप दरबार में आओगे तो सर झुका के आओगे, पैबोस मतलब हाथ को चूमना। तो सिजदा और पैबोस सिस्टम की शुरुआत भी बलबन ने की थी। बलबन ने एक ईरानी फेस्टिवल को भी अपने दरबार में इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था नवरोज। तो नवरोज त्यौहार की शुरुआत किसने की थी, बलबन ने की थी। बलबन कहते हैं कि जब मैं छोटे वर्ग के लोगों को देखता हूँ तो मेरा हाथ खुद ब खुद मेरी तलवार में चला जाता है। मतलब वो लो कास्ट के लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, ये इस चीज़ों से पता चलता है। साथ ही साथ इन्होंने अपने दरबार में एक आईबी, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है वैसे एक गुप्तचर डिपार्टमेंट बनाया था कि वो सारी गुप्तचर लोगों की इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करेंगे और राजा को देगा। तो डायरेक्ट गुप्तचर जो डिपार्टमेंट है, जिसे वरीद कहा जाता था, गुप्तचर को क्या कहते थे, वरीद कहते थे। तो ये जो वरीद थे वो डायरेक्टली राजा के कंट्रोल में थे और सारी इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पे कोई रिवॉल्ट कर रहा है, कौन राजा के बारे में क्या बोल रहा है, वो सारी बातें इनको पहुंचती थी। और उसके बाद अगर कोई गलत बातें कर रहा है तो ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी तो थी ही, उसके साथ जो होगा वो देख लिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने मिलिट्री को बढ़ावा दिया है ना, और ज़्यादा लोगों को जो है वो मिलिट्री में भर्ती करवाया। ठीक है, तो मिलिट्री डिपार्टमेंट अलग से इन्होंने बनाया जिसका नाम था दीवान ए अर्श। तो नया मिलिट्री डिपार्टमेंट बलबन के द्वारा शुरू किया गया जिसका नाम था दीवान ए अर्श। अब देखो, मैंने कहा कि पहले के जो राजा थे उन्होंने इक्ता सिस्टम शुरू किया, लाख बख्शते, बहुत ज़्यादा संपत्ति को लौटाया। तो बलबन कहते हैं कि अभी जिसके पास इक्ता है मतलब ज़मीन है, आप हो ठीक है, आपकी विधवा वाइफ है वो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद आपके बच्चों को ये ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं होगी, ये ज़मीन वापस हम ले लेंगे और ये पूरा का पूरा अब हमारे राज्य के कंट्रोल में होगी। मतलब एक तरीके से इक्ता सिस्टम को ख़त्म करने का काम भी कौन कर रहा है, एक तरीके से बलबन कर रहा है। इन्होंने बोला जो मिलिट्री में थे उनको इल्तमश ने ज़मीन दी थी, ठीक है, वो ज़मीन पे काम कर रहे हैं। अगर उनकी विडो वाइफ है तो भी ठीक है, अगर उनका भी रिसेंट में कोई बच्चा है तो भी ठीक है, लेकिन उसके आगे की जो पीढ़ी होगी उनको उस जमीन का फायदा नहीं मिलेगा, हम उस जमीन को वापस ले लेंगे। ऐसा किसने कहा, बलबन ने। तो एक तरीके से जो इक्ता सिस्टम है उसको कंट्रोल करने का काम भी किसने किया था, बलबन के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर 1290 बलबन की डेथ हो जाती है और बलबन की डेथ के बाद उनके जो बेटे होते हैं कैकूबाद, तो कैकूबाद जो हैं वो दिल्ली सल्तनत के अगले सुल्तान बन जाते हैं। बलबन के 4 बेटे होते हैं, उनमें से एक जो ग्रैंडसन है वो कौन है, कैकूबाद है, और ये जो है वो दिल्ली के सुल्तान बन जाते हैं। लेकिन कैकूबाद का भी कुछ समय में निधन हो जाता है 1290 में, और उसके बाद इनका जो 3 साल का बेटा होता है, ठीक है, कायूमर्स, तो इनको गद्दी पे बिठाया जाता है। 3 साल का बेटा क्या ही राज करेगा, तो एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो वो उस बच्चे को हटा देता है और खुद दिल्ली सल्तनत पे कब्जा कर लेता है। इस तरीके से कयूमर के मर्डर के बाद जो है वो मामलुक डायनेस्टी खत्म हो जाती है और मामलुक डायनेस्टी को रिप्लेस कौन कर देती है, खिलजी डायनेस्टी कर देती है। इस तरीके से खिलजी का शुरुआत होती है। तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। आई थिंक आपको पूरे स्लेव डायनेस्टी समझ में आएगी। इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में बड़े याद रखना है, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, इल्तमश हो गए, रजिया सुल्तान हो गई और बलबन हो गए। यही 4 इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो जो किया है वो मैंने आपको बताया। यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपके पास जो भी बुक है, जिस भी पब्लिकेशन की बुक है, वहाँ से MCQ लगाइए। और परचम के एप्लीकेशन पे मैंने क्विज दे दिया है आज की क्लास का, तो उस क्विज को लगा लीजिए, तो जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी तैयारी आपकी हुई है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। व्हाट डज द टर्म मामलुक सिग्निफिकेंस, मामलुक का क्या मीनिंग है? स्लेव बॉर्न टू द फ्री पेरेंट्स, स्लेवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन, स्लेव बॉर्न फ्रॉम द स्लेव पेरेंट्स, या फिर ऑल। इस मामलुक शब्द का क्या मतलब होता है, ये मामलुक शब्द क्या है? इसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे ऐसे ही अपने खिलजी डायनेस्टी के साथ। तब तक टेक केयर।